अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के उर्दू के 28 लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सबक नंबर 7 शहरी दिफा से। दिफा यानी बचाव, अपनी हिफाजत करना। एक शहरी मुश्किल हालात में कैसे अपना बचाव कर सकता है, अपनी हिफाजत कर सकता है। अगर उसे कोई चोट लग जाए या किसी मुश्किल हालात में वो पड़ जाए तो किस तरह से अपना बचाव कर सकता है, आज आप ये इस सबक में पढ़ेंगे। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि अल्फाज के मतलब जान सकें और साथ ही साथ सबक समझने में भी आपको आसानी रहे। फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया, लपक कर तेज़ी के साथ। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जान की आवाज़ आई कि बेटा, मैं आज रात घर नहीं आ सकूंगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस दौरान उसकी अम्मी भी आ गईं और पूछने पर हामिद ने बताया कि अब्बा जान का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लगी हुई है। फौरी सूरत हाल में अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी जाती है। फौरी तौर पर डॉक्टर्स को बुला दिया जाता है। फौरी तौर पर तमाम हालात के पेश नज़र एम्बुलेंस बुला दी जाती है। उसको इमरजेंसी लगना कहते हैं, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आ सकेंगे। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, किस कदर बेहिस लोग हैं, किस कदर जुल्म करने वाले लोग हैं। खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं, बग़ैर किसी वजह के बेगुनाह शहरियों को मार रहे हैं। उसने अम्मी से पूछा, ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करते हैं? अम्मी जान ने उसे बताया, बेटा, ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने। गामजन रवां दवां, यानी कुछ लोग ऐसे हैं मुल्क में जो नहीं चाहते कि मुल्क कामयाबी की तरफ चले और यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, इसलिए वो ऐसी हरकत कर जाते हैं। इसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हामिद चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। वो बिस्तर पर लेट तो गया मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये कौन लोग हैं जो चंद सिक्कों के इवज़ कीमती जानों का सौदा करते हैं। चंद सिक्कों यानी थोड़े से पैसों के इवज़ बदले में कीमती जानों का सौदा करते हैं, उनकी कीमत लगाते हैं और उनको मार डालते हैं और मुल्क में तबाही फैलाते हैं, मुल्क में फसाद फैलाते हैं। यही बातें सोचते सोचते हामिद सो गया। दूसरे रोज़ शाम की चाय पर उसके अब्बा जान से मुलाकात हुई। हामिद के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो किस तरह रात भर ज़ख्मियों का ऑपरेशन और इनकी मरहम पट्टी करते रहे, यानी ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देते रहे और उनके मरहम पर पट्टी लगाते रहे। हामिद ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, मैं किस तरह इन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बम धमाके में या किसी हादसे में ज़ख्मी हो जाते हैं? अब्बा जान ने इसे बताया कि इसके लिए इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत लेना और मशक़ें करना पड़ेंगी। तरबियत लेना यानी सीखना पड़ेगा कि पहली मदद कैसे की जाती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है। ये इदारा किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता है, यानी हुकूमत ने एक ऐसा इदारा कायम किया हुआ है जो हादसे की सूरत में सबसे पहले मदद फराहम करता है ज़ख्मियों को। शहरी दिफा के इदारे ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत फराहम करने का माकूल इंतज़ाम कर रखा है, यानी एक मुनासिब इंतज़ाम कर रखा है। हर सेहतमंद शख्स को रज़ाकाराना तौर पर इसकी तरबियत हासिल करनी चाहिए कि जो इंसान भी सेहतमंद है, बीमार नहीं है, वो अपनी खुशी से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तरीके को सीख सकता है और आगे ज़ख्मियों की मदद कर सकता है। हमारे यहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद का शऊर बहुत कम है, समझ बहुत कम है, जिसकी वजह से हादसात में ज़ख्मी होने वाले अफराद को बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना मिल सकने की वजह से मौके पर दम तोड़ देते हैं। यानी हमारे मुल्क में लोगों को समझ कम है, वो किसी भी हादसे की सूरत में फ़ौरी तौर पर ज़ख्मियों की मदद नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ख्मी जो बच सकते थे वो मर जाते हैं या फिर उम्र भर के लिए माजूर या मोहताज हो जाते। हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? हामिद ने पूछा। अब्बा जान बोले, पहले तो हमें ऐसे हादसात की बर वक्त रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखनी चाहिए ताकि मुल्क का कोई दुश्मन इस तरह की हरकत ना कर सके। यानी सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, अगर हमें इन हादसात को रोकना है तो अपने आसपास उन लोगों को देखें जो कहीं ना कहीं हमें मशकूक नज़र आ रहे हैं ताकि कोई हमला कर ही ना सके। दूसरा ये कि अगर कहीं इस तरह का कोई हादसा रूनमा हो जाए तो हमें वहाँ जमघट्टा नहीं लगाना चाहिए, यानी हादसा कोई ज़ाहिर हो जाए तो वहाँ पर रश नहीं करना चाहिए। इससे ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद में रुकावट पैदा होती है क्योंकि ऐसी जगह पर अगर आप रश इकट्ठा करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ज़ख्मी हैं वो फौरी तौर पर एम्बुलेंस में नहीं भेजे जा सकेंगे और फिर वो अस्पताल पहुँचने से पहले ही मर सकते हैं। हंगामी हालत में इमारतों को खाली करने के लिए रास्तों का तयन लाजमी करना चाहिए, यानी रास्तों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस रास्ते से आप आ जा सकते हैं और इनसे आम लोगों की आगाही अशद ज़रूरी है, यानी आम लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। आग को बुझाने वाले आलात का इमारतों में होना बेहद ज़रूरी है। ज़ख्मियों को खुली और ताज़ा हवा में लाना चाहिए ताकि इन्हें सांस लेने में दुश्वारी ना हो, मुश्किल पेश ना आए, यानी खिड़कियाँ दरवाजे खोल देने चाहिए। धुएँ से बेहोश होने वाले के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए और उनके मुँह पर ठंडे
پانی کے چھینٹے دینے چاہیے. یعنی اگر ایسا ہو کہ آگ لگ جائے کسی عمارت میں تو آپ لوگوں کو یہ سب سے پہلے یہ کام پتہ ہونے چاہیے. حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی کاٹ کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے, یعنی لپیٹ دینا چاہیے. اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھچیاں تختیاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل جائے. اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھی جائیں تاکہ خون کا اخراج بند ہو سکے, یعنی خون نکلنا بند ہو سکے. تو یہ ابتدائی طبی امداد کے طریقے ہیں جو آنے چاہیے. اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہروں کو ڈھانپ لیں اور زمین پر لوٹنا شروع کر دیں. اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل, رضائی, خیز یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دیں اور اسے زمین پر لٹانا شروع کر دیں تاکہ فوراً سے آگ بجھ سکے. آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑکے گی, مزید شعلے اس کے بلند ہوں گے. حامد نے پوچھا, ابا جان اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو اس کے ابتدائی طبی امداد کس طرح دی جائے؟ ابا جان نے بتایا, اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالنا چاہیے. اس کے بعد اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے, یعنی اس کو سانس کو دوبارہ سے بحال کیا جا سکے. یہ بہت طریقے ہیں جو آپ کو ابتدائی طبی امداد سکھایا جاتا ہے. اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو یا جہاں سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ سے 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھ دیں, زور سے باندھ دیں. سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں. متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال پہنچایا جائے. یعنی یہ اگر سانپ کاٹ گیا یا آگ لگ گئی یا پانی میں ڈوب گیا کوئی, تو یہ جو طریقے ہیں یہ آنے چاہیے تاکہ ابتدائی طبی امداد ملنے کی وجہ سے کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے. حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا. ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا, ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں. ابا جان کہنے لگے, ہاں بیٹا, ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں. باقی سبق ہم اگلے چیپٹر میں مکمل کریں گے.